गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर में जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों का कम होना चिंताजनक न सही विचारणीय तो है ही। इस तिमाही में ग्रोथ 4.4% रही, जबकि दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर की अवधि में जीडीपी में 6.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और पहली तिमाही अप्रैल जून में 13.5% थी। तीसरी तिमाही में इसमें कुछ कमी का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन विशेषज्ञों में लगभग सर्वसम्मति थी कि गिरकर भी यह 4.7% तक रहेगी। तीसरी तिमाही के आंकड़े कम रहने का सीधा मतलब पहली नज़र में यही है कि पूरे वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी बढ़ोतरी के जो अनुमान बताए गए थे उनका पूरा होना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि सालाना 7% बढ़ोतरी के इस अनुमान में अभी कोई संशोधन नहीं किया गया है, लेकिन अगर इसे पूरा किया जाना है तो वित्त वर्ष की चौथी यानी आखिरी तिमाही जनवरी मार्च 2023 के दौरान अर्थव्यवस्था को कम से कम 5.1% की दर से बढ़ना होगा। मौजूदा हालात में यह लक्ष्य खासा चुनौतीपूर्ण लगता है। जीडीपी की रफ्तार में लगातार 2 तिमाहियों की यह कमी ऐसे समय आई है जब ग्लोबल स्लोडाउन और मंदी की आशंकाओं के बीच भारत को एक ब्राइट स्पॉट यानी चमकदार बिंदु के रूप में रेखांकित किया जा रहा है। इस धीमी रफ्तार की बड़ी वजह महंगाई काबू करने के लिए ब्याज दरों में लगातार की गई बढ़ोतरी को माना जा रहा है। मौजूदा वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य में इस नीति के तत्काल पलटने के आसार भी नहीं दिख रहे, क्योंकि महंगाई का दबाव अभी भी बना हुआ है। दूसरी बात यह कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सिकुड़ना जारी है। इस तिमाही में इस सेक्टर की बढ़ोतरी साल दर साल आधार पर 1.1% दर्ज की गई, जो कंज्यूमर डिमांड की कमजोरी दर्शाती है। एक अच्छी बात यह है कि कृषि क्षेत्र की ग्रोथ अच्छी बनी हुई है। तीसरी तिमाही में यह 3.7% दर्ज की गई, जबकि पूरे वित्त वर्ष के लिए यह अनुमान 3.3% का है। मगर यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि यह अनुमान इस धारणा पर आधारित है कि रबी की फसल ज़बरदस्त होगी, यानी तापमान बढ़ने जैसे किसी कारक का प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। यह धारणा कितनी सही है इसका पता तभी चलेगा जब फसल कटने का वक्त आएगा। देखा जाए तो महामारी के बाद से ही अर्थव्यवस्था में निवेश का काम मुख्यतया सरकार की ही ओर से हो रहा है, लेकिन जब तक निजी क्षेत्र की ओर से इसमें बढ़ोतरी नहीं होती तब तक ग्रोथ में मजबूती नहीं आएगी। यह तभी होगा जब कंज्यूमर डिमांड में रिकवरी हो। सबसे बड़ी बात यह कि मौजूदा हालात में ब्याज दरों में कमी की कोई उम्मीद भी कम से कम फ़िलहाल नहीं की जा सकती। इसी वजह से वित्त वर्ष 2024 में ग्रोथ
2023 के मुकाबले कम रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इंसानों ने पिछले 100 वर्षों में कृषि उत्पादकता के मामले में जो प्रगति की है वह बेमिसाल है। इस दौरान अनाज की पैदावार में 6 गुनी बढ़ोतरी हुई, जबकि वैश्विक जनसंख्या में 4 गुना से कुछ कम। इसी वजह से आज किसी व्यक्ति के लिए उसके दादा के दादा के दादा की तुलना में 50% अधिक खाना उपलब्ध है। पैदावार में यह बढ़ोतरी एफिशिएंसी की वजह से हुई है, क्योंकि इस दौरान किसानों ने प्रति हेक्टेयर ज़मीन से अधिक अनाज हासिल किया। इसमें हरित क्रांति का भी बड़ा योगदान रहा। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति ने उत्पादकता बढ़ाने में जो भूमिका निभाई, उससे करीब 1 अरब लोगों को भूखमरी से बचाया जा सका। हरित क्रांति से न सिर्फ लोगों का पेट भरना संभव हुआ, बल्कि इससे समाज में समृद्धि भी आई। कई अध्ययन बताते हैं कि अधिक पैदावार के तौर तरीकों की खातिर 10% निवेश बढ़ाने से प्रति व्यक्ति जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 10 से 15% की बढ़ोतरी हुई। खेती के आधुनिक होने से इसमें पहले जितने श्रम की ज़रूरत नहीं रही। इससे जो लोग फ्री हुए उन्हें दूसरे तरीकों से आर्थिक विकास में योगदान देने का अवसर मिला। FAO का एक शोध बताता है कि हरित क्रांति से प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ी, जिससे कृषि उपज में शानदार बढ़ोतरी हुई। साल 1960 से 2000 के बीच गेहूं, धान, मक्का, आलू और कसावा की पैदावार में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई। अगर विकासशील देशों की बात करें तो यहाँ सिर्फ गेहूं की पैदावार में इस बीच 208% का इजाफा हुआ। इसका फ़ायदा भारत को भी हुआ। यहाँ पैदावार बढ़ने से गरीबी घटाने में मदद मिली, लेकिन देश में हरित क्रांति का लाभ क्षेत्रवार मिला और यह खासकर गेहूं और धान तक सीमित रहा। बेशक हरित क्रांति एक मील का पत्थर है, लेकिन दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद और वैश्विक भूखमरी में कमी लाने के लिए दूसरी हरित क्रांति की ज़रूरत है। 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और भूखमरी खत्म करने की भी बात शामिल है, लेकिन इस दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। कोरोना महामारी से पहले भी इस दिशा में प्रगति काफ़ी धीमी थी और 2030 तक के इस लक्ष्य के अब 70 साल की देरी से पूरा होने की उम्मीद है। यानी यह काम 22वीं सदी की शुरुआत में ही हो पाएगा। 2015 से 2030 के लिए जो डेवलपमेंट गोल्स तय किए गए थे, उन सारे ही लक्ष्यों को लेकर दुनिया पीछे चल रही है। इसलिए कृषि और भूखमरी सहित इन सभी लक्ष्यों के लिए स्मार्ट सॉल्यूशन की ज़रूरत है और इन्हें प्राथमिकताओं में भी शामिल करना होगा। इसके लिए कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना होगा, ताकि पहली हरित क्रांति जैसा रिजल्ट मिल सके। गरीब देशों में खेती बाड़ी में शोध और अनुसंधान पर काफ़ी कम खर्च हो रहा है। विकासशील देशों में भी किसानों के पास खर्च करने की क्षमता बहुत ही सीमित या मामूली है। दूसरी तरफ निजी क्षेत्र को
ऐसे निवेश से बहुत कम फ़ायदा होता है। 2015 में समूची दुनिया में खेती में R&D पर जो पैसा खर्च हुआ उसमें से 80% अमीर और उच्च मध्य आय वाले देशों में हुआ। निम्न मध्य आय वाले देशों को इनमें से 20% निवेश ही मिला, जबकि दुनिया के सबसे गरीब देशों के हाथ कुछ नहीं आया। यह विषमता कोई नई नहीं है, यह तो पिछले 50 वर्षों से चली आ रही है। यही कारण है कि हरित क्रांति का जितना फ़ायदा अमीर देशों को मिला उतना गरीब देशों को नहीं। स्टॉप।